नमस्कार, मैं पवन सिंह। आज हम बात करेंगे हमारे देश में महिलाओं की स्थिति के बारे में। अगर हम सूक्ष्मता से ये अध्ययन करें तो पाएंगे कि हमारे देश में महिलाओं की जो स्थिति है उसमें बहुत अंतर है, या यूँ कहें कि बहुत अधिक असंतुलन की स्थिति है। वो असंतुलन की स्थिति क्या है? हमारे देश में एक तरफ जहां महिला राष्ट्रपति हुई हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने राष्ट्रपति के रूप में 5 वर्षों तक अपना कार्यकाल पूरा किया और 5 सालों तक देश के राष्ट्रपति के रूप में, महिला राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा की। हमारे देश में महिला प्रधानमंत्री रही हैं इंदिरा गांधी के रूप में। सालों साल तक देश का नेतृत्व किया, देश को लीड किया। महिला लोकसभा की अध्यक्ष रही हैं मीरा कुमार के रूप में, सुमित्रा महाजन के रूप में। महिलाएं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रही हैं इंदिरा गांधी के रूप में, सुषमा स्वराज के रूप में। महिलाएं कई राज्यों में राज्यपाल रही हैं। अभी भी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और भी कई राज्यों में महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। कई प्रदेशों में मुख्यमंत्री महिलाएं रही हैं। उत्तर प्रदेश में मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रहीं। वसुंधरा राजे राजस्थान में मुख्यमंत्री रहीं। उमा भारती मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहीं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी काफ़ी समय से मुख्यमंत्री हैं। जयललिता तमिलनाडु में बहुत समय तक मुख्यमंत्री रहीं। कई राष्ट्रीय पार्टियों की अध्यक्षाएं महिलाएं हैं। सबसे पुरानी पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की मुखिया अभी भी एक महिला हैं, सोनिया गांधी जी। और इसी तरह महिलाओं ने ग्राम पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, जिला अध्यक्ष के पद पर, बहुत से पदों पर, लाखों पदों पर महिलाएं काबिज हैं। और सिर्फ राजनीति के इतर अगर हम बात करें तो महिलाएं, चाहे वो लॉ का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, पुलिस हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, हर जगह आज उनकी भर्ती है और हर क्षेत्र में वो उनका दबदबा कायम है इस समय। और उन्होंने अपनी आप को प्रूफ किया है कि नहीं, हम भी पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं हैं। अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि कोई भी एक ऐसा भी क्षेत्र इस समय नहीं है हमारे देश में जो एक पुरुष एक अधिकार का क्षेत्र हो। क्रिकेट हो, कुश्ती हो, साइकिलिंग हो, दौड़ हो, हर क्षेत्र में महिलाएं इस समय पुरुषों के साथ कदम ताल मिलाकर बराबर का काम कर रही हैं। यहाँ तक कि ऑटो हो, रिक्शा हो, ट्रेन हो, वायुयान हो, फाइटर प्लेन्स हो, हर चीज़ में वो अपने हाथ आजमा रही हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। आपने देखा होगा हिमा दास को किस तरह से उन्होंने दौड़ में किस तरह के करीब परिवेश से उन्होंने आगे आकर के अपने संघर्ष के बलबूते खुद को साबित किया था। अभी भारत में लॉकडाउन है और देखा होगा कि कैसे लॉकडाउन के दौरान एक बच्ची हरियाणा से सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय करके साइकिल से अपने बीमार पिता को बिहार तक लेकर जाती है, जिसकी देश और दुनिया में बड़ी तारीफ़ हुई थी। और मेलानिया ट्रंप ने भी ट्वीट किया था और उनके साहस को सलाम किया था। इसी तरह हमारे देश में बहुत सी क्षेत्रों में महिलाएं इस समय आगे हैं, लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जो कि बहुत ही कष्टदायक है। जहां पर जन्म लेने का अधिकार भी उनसे छीन लिया गया है, अनचाही समझी जाती हैं और माँ के कोख में ही मार दी जाती हैं। और माँ के कोख में मारने वाले कोई दोस्त, दुश्मन, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होते। ये अपने उस बच्चे के ही माता पिता, दादा दादी, सगे संबंधी होते हैं जो ऐसा दबाव बनाते हैं कि बच्ची को अनचाही है, उसको इस दुनिया में नहीं आना चाहिए, अतिरिक्त खर्चे हैं, तरह तरह के बहाने बनाकर। भ्रूण हत्या हमारे देश में आज अभिशाप बन गया है। और अगर बच्चियों के साथ बहुत सी जगहों पर लालन पालन में भी भेदभाव किया जाता है, शिक्षा में भी भेदभाव किया जाता है। एक ऐसी सोच है हमारे देश में,
कुछ वर्ग में, कुछ क्षेत्रों में, जहाँ पर यह समझा जाता है कि बस शादी कर दो लड़कियों की और अपने कर्तव्य की सारी तीसरी हो गई, समझो गंगा नहा लिया। ऐसी सोच भी हमारे देश में। उसके बाद अगर शादी के बाद भी वो दहेज की शिकार होती हैं, दहेज हत्या की शिकार होती हैं, आग के हवाले कर दिया जाता है उनको दहेज की खातिर, घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। हमारे देश में ऐसी भी स्थितियां हैं। और सबसे बड़ा जो उनका शत्रु बन जाता है वो उनका अपना शरीर होता है। उनको अपने शरीर की वजह से वो रेप का शिकार होती हैं। सोच, समाज की सोच, कुछ दरिंदे मनचले जो सिर्फ उपभोग की वस्तु समझते हैं। और आपने देखा होगा भी हाल में, अगर हम बात करें हैदराबाद में, वो एक जो जानवरों की डॉक्टर थी, कैसे वो अपना काम करके आ रही थी वापस, तो उनका पूरा सुनियोजित तरीके से उसकी स्कूटी को पंचर कर देना, फिर बहाने से कैसा घिनौना कृत्य करना, किस तरह से फेंक देना, और जला करके शरीर फेंक देना, और जला शरीर फेंक देना, कितना भयानक रहा होगा। उसके बाद खैर उनका इंसाफ भी हुआ, वहाँ की पुलिस ने किया, चारों का एनकाउंटर हो गया था। आपने कठुआ में देखा होगा कैसे छोटी सी बच्ची के साथ कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या किया, कि उनका अपराध क्या होता है। छोटी सी बच्ची जिन्हें तो खेलने के अलावा कुछ भी मालूम नहीं होता, 2-2, 4-4, 5-5 साल की बच्ची तक भी ऐसी ऐसी खबरें आती हैं कि दिल दहल उठता है उन खबरों को पढ़ करके। लेकिन ये भी एक सच्चाई है, ये भी तराजू का एक दूसरा पलड़ा है जो बेहद कष्टदायक और शर्मनाक है। ये स्थिति बदल कैसे सकती है? ये स्थिति बदल सकती है, समाज को अपनी सोच बदलनी होगी और व्यवस्था का खौफ पैदा करना होगा। समाज की सोच बदलेगी कैसे? आपने एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हर कोई ये पूछता है अपनी बच्चियों से कि आप इतनी देर से क्यों आई हो, लेकिन कोई अपने बेटे से नहीं पूछता कि तुम इतनी देर कहाँ थे और इतनी देर कहाँ हो गई तुमको आने में, इतना लेट क्यों हुआ आने में, ऐसा कोई नहीं पूछता है। खैर, समाज की सोच और व्यवस्था का खौफ अगर पैदा हो, अगर कानून का डर हो, तो भी ऐसी घटनाएं रुक सकती हैं। लेकिन हमारे देश में जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो काफ़ी जर्जर स्थिति में है। यहाँ तक कि जो आतताई होते हैं, जो गुंडे, बदमाश और जिस तरह के अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो न्याय व्यवस्था को अपने पैर की जूती समझते हैं। वो सोचते हैं कि जब चाहेंगे तब बेल मिल जाएगी, जब चाहेंगे तो जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं, उनको मालूम है कि हमारी व्यवस्था में कमजोरियाँ कहाँ पर हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम महिलाओं को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है सही तरीके से शिक्षित करें, उनको सुरक्षित रखें, तो हमारा ये जो तराजू का दूसरा पलड़ा है जो बेहद कष्टदायी है, ये काफ़ी हद तक कम हो सकता है और हमारे समाज में एक बहुत अच्छा परिवर्तन आ सकता है, जिसमें बराबरी का हक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।